वीडियो में आप लोगों ने ग्राफ मेथड पढ़ा था युगपत समीकरणों को हल करने के लिए, ठीक है ना। अब इस वीडियो में आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ना है। मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि पहले बता रहा हूँ, कैसे हल करेंगे युगपत समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो आप लोगों की एक्सरसाइज 3.3 बतानी है, 3.2 हो गया था। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा रखा हुआ है। पहले क्वेश्चन का वीडियो मैंने बनाया, फ़ोन आ गया बीच में, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं फिर से वो क्वेश्चन अभी दूंगा आप लोगों को। पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड रखा हुआ है राजीव की किताब का, ठीक है। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, ठीक है ना। तो हमारा पहला इक्वेशन दिए है 2x + 3y = 11 और दूसरा इक्वेशन दिए हुए है 2x - 4y = -24, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, समीकरण 1 से ध्यान देंगे, हमें 3y = क्या मिल जाएगा। आप 2x का ही ले लेना, 2x = क्या मिल जाएगा 11 - 3y। यहाँ पर 2x रखा हुआ है ना। प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या हैं, ध्यान देना है, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमने x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। अब यह मान हमने समीकरण 1 से ज्ञात किया है, तो यह मान अब हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। किसकी जगह पर, x की जगह पर रख देंगे। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। बहुत इजी है। अब हम करेंगे क्या, चूंकि यहाँ 2x रखा है, रखना चाहो तो आप इसको रख लो, x = क्या मिल जाएगा 11 - 3y/2 हो जाएगा, ठीक है। हम करेंगे क्या, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर रख देते हैं x की जगह पर, तो 2 × 11 - 3y/2 -4y = -24 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 11 - 3y -4y = -24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे -7y = -24 - 11, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा -7y = -35 हो जाएगा ना। दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी 7y = 35 बचेगा। फिर y = 35/7, यानी y कितना आ गया 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमें y का मान मिल गया। अब हम यह y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे इसमें रख दें, तब भी हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में y = 5 रखने पर, तो क्या रखा हुआ है 2x + 3 × y की वैल्यू कितनी है 5 = 11, देन 2x = 11 - 5 3 = 15, यानी कि 2x = -4 आ जाएगा, यानी x = -4/2, यानी x = -2 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है डिस्प्लेसमेंट मेथड, इस तरह से हमने हल करना है। अब क्या कह रहा है, यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, है ना। तो हमें क्या मिला है y = mx + 3, तो हम इसमें करेंगे x = -2 और y = 5 रखने पर, क्योंकि x और y की वैल्यू हमें मिली है, y = 5 और x = -2 मिला हुआ है, ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो यम का मान हमें मिल जाएगा। तो y = कितना रखना है 5 = m × x की वैल्यू -2 + 3, यानी कि क्या हो जाएगा -2m इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा +2m + 5 = 3, देन 2m = 3 - 5, यानी कि 2m = -2, तो m = -2/2, यानी m = -1। इस समीकरण से हमें यम का मान क्या मिला, ऋण का 1 मिल गया है, ठीक है ना। इस तरह से हमें यह समीकरण हल करना था। ये सवाल नंबर दूसरा बताया मैंने आप लोगों को। अब सवाल नंबर 1 में लौट चलेंगे, ठीक है।
मैं पढ़े दे रहा हूँ, किताब आप लोगों के पास है, राजीव की किताब से बता रहा हूँ। पहला सवाल रखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है ना। तो 6 सवाल इसमें रखे हुए हैं, 6 में से मैं 2 आप लोगों को बताऊंगा, बाकी आप लोग अपने से हल करेंगे। चलिए 3 बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो मैं सीधे इक्वेशन रख रहा हूं। ठीक है, पहले का पहला बता रहा हूं आप लोगों को। हाँ, पहले का पहला दिया हुआ है x + y = 14, ये पहला इक्वेशन है, और x - y = 4, ये दूसरा इक्वेशन बता रहा है। ठीक है ना। मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। जैसे अभी सवाल नंबर दूसरे को हल किया ना, उसी तरह से चलेंगे। हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, या समीकरण 2 से भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, समीकरण 2 से भी ले सकते हैं। चलिए 2 से हल कर देते हैं। पिछले वाले को 1 से हल किया था, इसको अब दूसरे से चलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। समीकरण 2 से x बराबर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, y उधर पक्षांतर कर दें तो प्लस का हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में हमने 2 से ज्ञात किया है ना, 2 से ज्ञात किया है तो ये मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, 2 में ही नहीं रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, x की जगह पर क्या रखना है, y + 4 + y अपना रहा आएगा = 14, यानी कि y और y क्या हो जाएगा, 2y = 14 - 4 हो जाएगा, यानी कि 2y = 10, देन y = 10/2, यानी कि y = 5 मिल गया। अब हम करेंगे क्या, अब यह y की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में या यहाँ पर भी आप लोग रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या मिल जाएगा, x + 5 = 14, यानी कि x = 14 में से 5 घटा देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 9। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन रूट वाला देख लेते हैं। रूट वाले में आप लोगों को समस्या महसूस हो रही होगी, और एक पॉइंट वाला सवाल भी रखा है ना, दशमलव वाला, उसमें भी आप लोगों को हो सकता है समस्या हो रही हो। ठीक, तो पहले रूट वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पहले का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाँ, इसमें दिया हुआ है √2x + √3y = 0, √2x + √3y = 0, और सेकंड दिए हुए हैं √3x - √8y = 0, ये दूसरा दिए हुए हैं। हम यहाँ पर करेंगे क्या, किसी एक समीकरण से लेके चलेंगे, जैसे समीकरण 2 से ही चल दें। समीकरण 2 से √3x = इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, √8y, या इसी को हम लिख देंगे √3x = ये क्या हो जाएगा, 2√2y हो जाएगा ना। √8 को 2√2 लिख सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, x = क्या मिल जाएगा, 2√2/√3y। हम समीकरण 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, जब प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √2 × x की वैल्यू 2√2/√3y + √3y = 0। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 4 हो जाएगा, 4/√3
वाई प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इधर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 0। यानी कि ऊपर तो कितना हो गया? 7y इज इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 इंटू √3 यानी कि 7y इज इक्वल टू 0। देन y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम ये y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे तो लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर रख देते हैं √2x प्लस √3 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0 यानी √2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/√2 यानी x इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा? 0। यानी इन दोनों इक्वेशन में राइट हैंड 0 है, इसलिए x और y दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ध्यान देना है, अगर इस टाइप के फार्मूले मिल रहे हैं यानी कि ax प्लस by इज इक्वल टू 0, फिर cx प्लस dy इज इक्वल टू 0, अगर इस टाइप के मिल जाए x y तो रहे और जो अचर पद होता है वो 0 रहे, वहां पर हर हाल में आप लोग सॉल्व करोगे तो x की और y की दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी? आप लोगों को 0 ही मिलेगी। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां हो गया। एक और देख लेते हैं। हाँ, चौथा देख लीजिए। पॉइंट वाला आप लोगों को दिक्कत कर रहा होगा। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये पहला इक्वेशन दिए हुए हैं और इसी का साथ वाला इक्वेशन दिए हुए हैं 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप लोगों को हल करना है, तो हम फिर से उसी तरह से लेंगे। किसी भी समीकरण से ले सकते हैं। मैंने 1 से भी लेकर के बता दिया, 2 से भी लेकर के आप लोगों को बता दिया है। अब आप किसी से भी लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हम समीकरण 1 से ही चल देते हैं। क्या दिया है? 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। y उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। हम करेंगे क्या? दशमलव एक के बाद है, हट जाएगा, बचेगा क्या? या इसी को क्या लिख देंगे? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 मिल जाएगा ना। 10 का ऊपर भी गुणा, 10 का नीचे भी गुणा, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो उससे आ जाएगा। हम अब यह वैल्यू 1 से निकाले हैं तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, ये जरूर लिखना है प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे x की जगह पर, तो क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू x की जगह पर क्या रखना है? 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इसको काट दो, क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। 2 से काट देंगे, अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.3 माइनस 0.6y हो जाएगा ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको उधर ले जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो क्या बचेगा? माइनस 0.1y इज इक्वल टू, ये माइनस का है, ये प्लस का है, घट जाएगा 2.3 माइनस 1.3 यानी कि माइनस
कितना बचेगा यहाँ से 1.0, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.0 माइनस 0.1, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक है ना, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 10 आ गई। अब यह वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में यहाँ -10 आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ -10 आएगा। y का मान रखने पर रख देते हैं 0.2x प्लस 0.3 इंटू 10 इज इक्वल टू 1.3, देन 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 0.2y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटा देना है 3 में से कितना बचेगा 1.7, वो भी माइनस का, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1.7/0.2, यानी x इज इक्वल टू -17/2, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8.5। इस तरह से आप लोगों को हल कर लेना था ये इक्वेशन भी। बच्चों आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस सवाल में आप लोगों को गलत बता दिया शायद, यहाँ पर मैंने गुणा नहीं किया था, यहाँ पर क्या रखा था 1.3 रखा था ना, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 2.6 आएगा। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया इसलिए मान गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ ये 2.6 पर शंतर करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का 0.3 बचेगा। ठीक, ये तो सही है, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी रखनी है 3 रखनी है। ठीक, आप लोग ध्यान देंगे, मैंने गलत बता दिया था, तो 3 3 से 9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 0.4 आएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू 0.4/0.2, यानी x इज इक्वल टू आप लोगों को कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ये सवाल मैं आप लोगों को गलत बता दिया हूँ, थोड़ा सावधानी रखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें कथन दिए हुए हैं, कथन को पढ़ करके हमें समीकरण बनाना है और समीकरण बना करके उसको हल करना है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन पढ़ रहा हूँ, पहला सवाल पढ़ रहा हूँ। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो हम मान करके चलेंगे, ऐसे सवालों को हम मान करके चलते हैं और समीकरण बनाते हैं फिर हल करते हैं। माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक है ना, तो अब जो शर्तें दी है वो शर्तें लगाएंगे। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा x माइनस y बराबर 26, ये पहला समीकरण मिल जाएगा। अब द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या दिए हुए हैं, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है, यानी बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है, बराबर हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू क्या मिल गया 3y मिल गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है ना, तो अब हम हल करेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, x का मान क्या रखना है 3y, यानी 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, यानी 2y इज इक्वल टू 26, यानी y इज इक्वल टू 26
जाएगा 13। अब समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो x बराबर क्या है 3 गुणे y का मान 13 आएगा। तो x इज इक्वल टू 13 या 39, यानी कि बड़ी संख्या क्या है x यानी 39 और छोटी संख्या y यानी कि 13। ठीक है ना, इस तरह से हमें हल करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। है ना, तो हम इसमें भी मान करके चलेंगे। माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। तो प्रथम शर्तानुसार दोनों क्या है, संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण की परिभाषा आप लोगों की पता है, आप लोगों को कि वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं जिनका योगफल क्या होता है 180 अंश। यानी कि संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो पहली शर्त तो हमारी यही हो जाएगी x + y = 180 डिग्री। ठीक है, पहला इक्वेशन। फिर क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश बड़ा है ना। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा x - y बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2। हम समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो 18 + y हो जाएगा। अब करेंगे क्या, समीकरण 2 से निकाला तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो x की जगह पर क्या रखना है 18 + y बराबर 180, यानी कि 2y बराबर 180 में से आपको 18 घटाना है। यानी कि 2y बराबर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 180 में 18 घटाओ कितना हुआ 162, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 162/2, यानी y बराबर कितना आया 81। ठीक है ना, छोटा कोण हमारा 81 अंश का है। अब समीकरण 1 में किसी में भी रह ले, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा x + 81 बराबर 180, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 180 में आप 81 घटाएंगे, यानी x बराबर कितना मिल जाएगा 99। यानी बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण x बराबर 99, छोटा कोण y बराबर कितना है 81। दोनों को घटा करके देख लो कितने का अंतर आ रहा है 18 का अंतर। दोनों को जोड़ के देख लो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 3 का दूसरा। अब सवाल नंबर 3 का तीसरा मैं आप लोगों को समीकरण केवल अब बनाऊंगा, आगे के जो सवाल हैं समीकरण बना करके रख दूंगा, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा। समीकरण बनाने में आप लोगों को शायद समस्या हो तो समीकरण मैं बनवाई दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, दिया हुआ है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। है ना, तो तीसरे का सवाल नंबर 4 रखा हुआ है। हम मान लेंगे, माना पहले दिया हुआ है बल्ले फिर गेंद है, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार सात बल्ले और 6 गेंदे, एक बल्ला x रुपए का तो 7 बल्ले 7x प्लस 6 गेंदे 6y, क्योंकि एक गेंद का मूल्य y है, बराबर कितना है
3800 ये समीकरण नंबर 1 हुआ। अब द्वितीय शर्तानुसार दोबारा उसने क्या खरीदा, 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो 3 बल्ले 3x 5 बल्ले 5y बराबर कितने में खरीदा, 1750। ये समीकरण नंबर 2। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को हल करना है, ठीक है। तो अब हल करना आपका काम रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ना। तो हम मान लेंगे तीसरे का सवाल नंबर 5वां है, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए। तो प्रथम शर्तानुसार कह रहा है नियत भाड़े के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा देना है। नियत भाड़ा मतलब फिक्स है, आप टैक्सी में बैठे तो आपको उतने रुपए देने हैं। इसके बाद कितने किलोमीटर जाते हैं उसका चार्ज अलग देना है, ठीक है ना। तो पहले कितने किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर। तो प्रथम शर्तानुसार नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा 10y बराबर कितना दिया, 105 रुपए। ये पहला इक्वेशन। दोबारा नियत भाड़ा प्लस दोबारा कितना जाना है, 15 किलोमीटर जाना है, तो 15y। अब कितना दिया, 155 रुपए। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से आप लोग हल कर डालिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको हल करना होगा। ये सवाल नंबर 4 है, 5वां नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 4 है, ठीक है। अब सवाल नंबर 5वें में चलेंगे। हाँ, सवाल नंबर 5वां दिए हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान करके चलेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर x/y। भिन्न हमारी क्या होगी, x/y होगी। अब प्रथम शर्तानुसार चलेंगे। क्या कह रहा है शर्त में, यदि अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश में 2 जोड़ दो, हर में भी 2 जोड़ दो, तो भिन्न कितनी है, 9/11 है। तिरछा गुणा करेंगे, समीकरण बन जाएगा 11x-2 बराबर 9y-2। गुणा करो, 11x-22 बराबर 9y-18। पक्षांतर करो, 11x ऋण 9y बराबर 18 ऋण 22 हो जाएगा। यानी 11x ऋण 9y बराबर कितना मिला, -18 4 22। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार अंश में भी 3 जोड़ो, हर में भी 3 जोड़ो, भिन्न हो गई 5/6। यही कह रहा है ना, ठीक। तो तिरछा गुणा करके आप लोग समीकरण बना लेंगे, इससे हमें समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। और फिर आप लोग क्या करोगे, प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरणों को हल कर डालोगे। प्रतिस्थापन विधि में आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक। अब 6वें क्वेश्चन में चलेंगे, तीसरे का 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वें में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है ना। तो मान लेंगे
जब आयु संबंधी दे तो हम लोग वर्तमान आयु मान करके चलेंगे, ठीक है ना। तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है ना। तो क्या कहा 5 वर्ष बाद, है ना, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 5। अब प्रथम शब्द क्या दे रहा है, कह रहा है जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यही कहा है ना। तो जैकब की आयु क्या है x प्लस 5, पुत्र की आयु y प्लस 5, इसकी 3 गुनी हो जाएगी जैकब की आयु, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। पक्षांतर करेंगे x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 कर देंगे तो x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 होगा, ठीक है। अब समीकरण दूसरा कैसे बनेगा, 5 वर्ष पूर्व, तो हम फिर से लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर कितनी होगी, आज से 5 साल कम, और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या रही होगी, आज से 5 वर्ष कम। अब दूसरी शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी, 7 गुणे कर देना, पुत्र की आयु में 7 का गुणा कर देंगे, यानी x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये समीकरण दूसरा बन गया, ये समीकरण पहला रखा है। आप लोग इन दोनों समीकरणों को हल कर डालेंगे, आप लोगों को x और y के मान मिलेंगे जो जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु होंगी। इस तरह से आज मैंने प्रतिस्थापन विधि में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 बताया, अगले वीडियो में 3.4 और उसमें विलोपन विधि कैंसिलेशन लॉ बताऊंगा। आप लोग तैयार रहिए और राजीव की किताब से पढ़ते रहिए, ठीक है।